नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, तो इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की अहम बैठक, कई सीएम रहे गैर हाजिर तो कुछ ने पीएम संग दिखाई एकजुटता। भारत ने यूएन में पाक को कर दिया पूरी तरह से बेनकाब, आतंकवाद पर जमकर धोया, सिंधु जल संधि पर भारत ने पाकिस्तान की बोलती कर दी बंद। पाकिस्तान को बेनकाब करने भारत से 2 और डेलीगेशन रवाना, शशि थरूर और वैजयंत पांडा खोलेंगे पाक की पोल। शशि थरूर बोले, दुनिया में बताएंगे पाक का आतंकवाद। जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे राहुल गांधी, हमलों के पीड़ितों से की मुलाकात, स्कूल जाकर बच्चों से भी मिले, पर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोला एक भी शब्द। बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने जा रहा, बीएनपी जमात नेताओं से मिल रहे मोहम्मद यूनुस, अचानक बुलाई कैबिनेट बैठक। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात नीति आयोग की बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की आज बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने सभी राज्यों से अपील की कि वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर टीम इंडिया की भावना से कार्य करें, ताकि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि अगर केंद्र और राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करेगा तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। बंगाल सीएम ममता बनर्जी, कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया और केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने बैठक से दूरी बनाकर रखी, तो वहीं एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन, रेवंत रेड्डी, सुखविंदर सिंह सुक्खू, भगवंत मान समेत विपक्ष के कई मुख्यमंत्री के साथ पीएम मोदी की खास तस्वीरों ने भी सभी का ध्यान खींचा है। क्या दिक्कत है ममता बनर्जी की? पिछली बार उन्होंने बायकॉट किया, इस बार वो नहीं आई। देखिए, ये एक जिद है इन लोगों की। प्रधानमंत्री को मैं प्रधानमंत्री नहीं मानती, प्रधानमंत्री मेरे सामने कुछ नहीं है। ये बंगाल की जनता के सामने जो है एक ढकोसला। ये तो हिंदुस्तान का सिस्टम इतना लचर है कि कोई भी आदमी कोई भी जो है अपने हिसाब से काम कर गुजरता है और उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। अकाउंटेबिलिटी हमारे सिस्टम के अंदर नहीं है। जो कोई भी अकाउंटेबिलिटी है वो दूसरे लोगों के लिए है, नेताओं के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी तय हो तो फिर इन लोगों की हालत जो है ऐसी खराब हो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 3 बातें कही। एक, कि एक टीम इंडिया की भावना से हर राज्य को केंद्र के साथ मिलकर आगे चलना चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने कही कि जो देश आगे तभी बढ़ेगा जब हमारा जो विकास का जो काम है उसमें बहुत ज्यादा तेजी लाने की आवश्यकता है। एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि हमारे हर राज्य के अंदर एक ऐसा टूरिस्ट सेंटर हो जो ग्लोबल स्तर का हो, ताकि दुनिया भर से लोग आए और उससे हमें शक्ति मिलेगी, विकास के काम में जो है बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगा, जॉब्स भी मिलेगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा फोकस होना चाहिए। वहाँ नीति आयोग की बैठक में कोई राजनीति नहीं होती, लेकिन अच्छा लगा जब वहाँ से कुछ तस्वीरें आई, जब हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने अच्छे मन से हंसते खेलते बातचीत करते हुए विपक्ष के कई सारे मुख्यमंत्री। ये एक अच्छा जेस्चर है जो मुझे लगता है कि हर समय इस तरह की तस्वीर आनी चाहिए। जी, चलिए बढ़ते हैं अब आगे। भारत वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को लगातार बेनकाब कर रहा है। इसी क्रम में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की न सिर्फ पोल खोल दी, बल्कि आतंकवाद के मसले पर उसे खरी खोटी भी सुना डाली। भारत ने सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की गलत सूचना को लेकर भी उसकी कड़ी आलोचना की है। भारत ने बताया है कि आतंकवाद के चलते भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। भारत ने इस बात को उजागर भी किया कि पाकिस्तानी सेना ने इस महीने की शुरुआत में जानबूझकर भारतीय सीमावर्ती गांवों पर गोलीबारी की, जिसमें नागरिक मारे गए और जानबूझकर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र में जल संधि पर अरिया फॉर्मूला मीटिंग में भारत के प्रतिनिधि पार्वथा नेनी हरीश ने यह भी बताया कि कब तक सिंधु जल संधि सस्पेंड रहेगा। क्या स्टैंड रहा यूएन में भारत का? देखिए, यूएन में जो स्ट्रेटजी भारत की है वो ये कि अभी तो 10 साल से हम लोग छोड़ रखे थे, लेकिन अब पाकिस्तान के पीछे पड़ जाना है।
कि जब कभी भी कोई भी डेलीगेशन हिंदुस्तान का दुनिया के सामने कुछ बोलेगा, वो पाकिस्तान के इस आतंकी चेहरे को बेनकाब करेगा। ये पहला स्ट्रेटजी जो साफ साफ नजर आ रहा है, और दुनिया को ये मालूम होना चाहिए कि आतंक का ये केंद्र है। दुनिया भर में कहीं भी कोई भी आतंकवाद की घटना घटती है, उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिश्ता पाकिस्तान से होता है। तो ये बार बार चोट करने वाली बात है। रही बात पाकिस्तान से बातचीत करने की, या फिर जो सिंधु जल संधि है उसको लेकर के, भारत ने एक बहुत इसको प्रिंसिपल्ड स्टैंड लिया है कि भाई आप आतंकवाद भेज रहे थे, हमने आपसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। जब रिश्ता है ही नहीं तो फिर संधि क्या? जब आपके साथ कोई रिश्ता हम नहीं रख रहे तो फिर संधि तो अपने आप ही वो खत्म हो जाएगा। फिर ये भी जरूरी है दुनिया को जानना कि वो उस समय यहाँ की सरकारें कुछ अलग किस्म की हुआ करती थी कि आपने जल संधि किया दुनिया भर में। कोई ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कोई ऐसी नदी बह रही है कि जो किसी और मुल्क से शुरू होती हो और किसी दूसरे मुल्क में जाती हो। पूरी दुनिया में इस तरह का सिस्टम है। और आपको जान के हैरानी होगी इस नेहरू ने ये किस तरीके का उसको, या कहे कि उसका जो बंटवारा किया पानी का, ये दुनिया के लोग भी अमेज्ड है कि ऐसा थोड़ी होता है कि नदी आपके इलाके से बह रही हो और उसके 80% पानी के ऊपर आपका कोई अधिकारी नहीं। ये इस तरह की संधि आपने कर दी। संधि की तो की, और ये भी करवा डाला कि भाई तुमको पानी रोकने के लिए डैम जो बना इंडस के ऊपर, इंडिया ने पैसे दिए। तो ये तो नहीं चलेगा। अब रिश्ते खत्म कर लिया है हम लोगों ने, तो ये संधि भी जो है वो खत्म है, और हम अपने हिसाब से ही अब इस पे काम करेंगे। और जब तक आप आतंकवाद खत्म नहीं करोगे तब तक ये जल संधि सस्पेंडेड रहेगा। और अगर आपने आतंकवाद खत्म किया भी तो ये जो जल संधि है उसको फिर से रीनिगोशिएट करेंगे। ये नहीं होगा कि 80% पानी जो है कश्मीर का वो आप लेके जाए। जी, तो आतंकवाद के आका को भारत ने कड़ा सबक सिखाया है, तो वहीं पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए भारत से 2 और प्रतिनिधिमंडल रवाना हो गए हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गुयाना के लिए रवाना हुआ है। यह प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, पनामा, ब्राजील और कोलंबिया भी जाएगा। वहीं बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में दूसरा प्रतिनिधिमंडल बहरीन के लिए रवाना हो गया है। ये प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, कुवैत और अल्जीरिया भी जाएगा। दोनों प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद और भारत के पक्ष को दुनिया के सामने रखेंगे। कई सारे प्रतिनिधिमंडल है जो विदेश की धरती पे जाकर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें जो है वो शशि थरूर पर क्यों टिकी है? देखिए, शशि थरूर अमेरिका जा रहे हैं, और अमेरिका में वहां पे ऑलरेडी पाकिस्तानी लॉबी और हिंदुस्तान में पैदा हुए जयचंदों की भरमार है। ये हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले ये सब इंडियंस ही ज्यादा हैं। ये कांग्रेसी चट्टे बट्टे, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, इन सबको जवाब देना होगा। इन सबको जवाब देना होगा। और पाकिस्तान के प्रति ये जो ट्रंप सरकार है उसके जो विचार हैं और जो नजदीकियां जा रही है उसको बहुत ही बैलेंस करके डिप्लोमेटिकली इन सवालों का जवाब देना होगा। दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, वो हिंदुस्तान की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसलिए वहाँ एक बहुत सीजन डिप्लोमेट की आवश्यकता थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने शशि थरूर को चुना। और मैं आपको बता दूं, शशि थरूर अमेरिका में तहलका तो मचा ही रहे हैं। यूरोप के अंदर जयशंकर साहब कम गोले नहीं दाग रहे। जो लोग कल तक बिल्कुल साइड में खड़े थे उनको भी अब कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान ने जो हमला किया वो सही है, ये उसका अधिकार है। लेटेस्ट जर्मनी के तरफ से ये
समर्थन मिला है हिंदुस्तान को। जर्मनी ने कहा कि भाई हिंदुस्तान ने जो काम किया, जो अटैक किया, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा, वो जायज है। जी, तो विपक्षी दल में है शशि थरूर, पर बात जब देश की हो तो वो खुले मन से भारत के साथ खड़े हैं। तो वहीं राहुल गांधी जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता है, वो देश से ज्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहे हैं। दरअसल आज राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। राहुल गांधी पीड़ितों के घर के अंदर जाकर उनका हाल जाना और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान वो स्कूली बच्चों से भी मिले, उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। राहुल गांधी ने स्थानीय लोगों से बातचीत में भरोसा दिलाया कि हालात जल्द ठीक होंगे, पर पाकिस्तान के खिलाफ राहुल गांधी ने एक शब्द तक नहीं बोला। क्या मकसद था राहुल गांधी का पुंछ जाने का? देखिए, जो मुझे लगता है, जो राहुल गांधी का जो मेंटल स्टेटस है जी, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि वो रील बनाने गए, फोटो खिंचवाने गए, कोई अच्छा वीडियो बन जाएगा, म्यूजिक वगैरह लग जाएगा, कुछ रीट्वीट्स हो जाएंगे, उसी में खुश हो जाएंगे। दिस इज द ओनली पर्पस। अदरवाइज हिंदुस्तान का कोई लीडर अपने लोगों के घर जा रहा हो जो पाकिस्तान की बर्बरता का शिकार हुआ है, तो पहला शब्द तो और पहला सेंटेंस तो वो पाकिस्तान के खिलाफ आनी चाहिए। आपको ये कहना चाहिए था कि ये पाकिस्तान एक बर्बर मुल्क है, ये नालायक कौम है जो इस तरीके से सिविलियंस के ऊपर हमला कर रहा है। जिसने हमला किया उसके बारे में आपने एक शब्द नहीं कहा, तो सवाल तो उठेगा ही। आपके ट्वीट्स पाकिस्तान की सरकार उसे प्रसारित करती है। आपके नेताओं के बयान पाकिस्तान के टीवी चैनलों के ऊपर हेडलाइंस में चलता है कि किस तरीके से सरकार के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ वहां की पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो गई है। और आप हैं जो पाकिस्तान का नाम लेने से आपको डर लग रहा है, खौफ लग रहा है। किस लिए? कि कहीं ये तो नहीं कि आप हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को गद्दार समझते हैं कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई आवाज़ हमने उठा दी, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर दिया, तो कहीं मुस्लिम वोटर्स नाराज तो नहीं हो जाएंगे। ये तुच्छ मकसद राहुल गांधी की राजनीति को डिसओरिएंट कर रहा है। और मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको राहुल गांधी की इस तरह की राजनीति से न सिर्फ कष्ट हो रहा होगा बल्कि घुटन महसूस हो रहा होगा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। बांग्लादेश में सियासी माहौल फिर से गर्म हो गया है। यूनुस और सेना प्रमुख के बीच में जुबानी जंग चल रही है। तख्ता पलट की आहट के बीच यूनुस ने एक आपात बैठक बुलाई है। यूनुस ने देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मिलने का फैसला लिया है। यूनुस ने सलाहकार परिषद की भी बैठक बुलाई है और बताया यह जा रहा है कि बैठक के बाद कुछ बड़ा फैसला मोहम्मद यूनुस ले सकते हैं। क्यों बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस? देखिए, यूनुस को डिलीवर करने के लिए कहा यूएसए ने कि भाई डिलीवर करो, हमें यहाँ नेवल बेस बनाने दो, हमें यहाँ पे आर्मी बेस बनाने दो, एयर बेस बनाने दो, हमें म्यांमार में घुसना है, म्यांमार के जरिए हमको चाइना को चेकमेट करना है। ये इंडिया वाले तो सुनते नहीं हैं, इंडिया वाले चीन से लड़ते नहीं हैं। ये मोदी जो है हमें घुमा रहा है, तो हमें खुद ही ये काम करना पड़ेगा। तो बांग्लादेश हमें अपनी सोवरेनिटी जो है वो बंधक पे रख दो। ये डिलीवर नहीं कर पाए क्योंकि आर्मी ने मना कर दिया, अब तो जमात ने भी मना कर दिया। तो ये फ्रस्ट्रेट होकर के कहा कि भाई हम रिजाइन करेंगे। ठीक है भाई, रिजाइन कर दीजिए। तो अभी तो आप ना इलेक्टेड हो, ना आपने चुनाव लड़ा है, लेकिन सरकार का सत्ता सुख जो है आप भोग रहे हो, आप खुद भी भोग रहे हो और कई सारे एडवाइजर्स जो बना दिए हो वो भी सत्ता का सुख भोग रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूट मचाए हुए लोग। तो जब इन्होंने घोषणा कर दी तो मीटिंग बुलाई गई जो तथाकथित जितने भी एडवाइजर्स हैं, और उन एडवाइजर्स ने कहा कि प्लीज डोंट गो, प्लीज डोंट गो, प्लीज डोंट रिजाइन, हम लोग कुछ करते हैं। तो वहां धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है, आर्मी ढाका में आ गई है, और जमाते इस्लामी हो, बीएनपी हो, अवामी लीग हो या आर्मी हो, पूरा बांग्लादेश ये कह रहा है कि अरे यूनुस साहब, चुनाव की तारीख बताओ। चुनाव की तारीख क्यों नहीं बता रहे? वो इसलिए नहीं बता रहे कि चुनाव की तारीख का मतलब ये है कि चुनाव के बाद
इनको इस्तीफा देना होगा, इनको वापस पेरिस जाना होगा, सत्ता हाथ से निकल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? ये परेशानी है वहां पे। और इसीलिए वहां आज रात कोई बहुत बड़ी खबर आने की आशंका लग रही है। और जो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आर्मी वर्सेस गवर्नमेंट वहां पे हो रहा है, आर्मी के साथ वहां पे जनता खड़ी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।